नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंटेंट में आपका फिर से स्वागत है और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है कि जो हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने देखा होगा, एक बर्ड है, हैवीएस्ट बर्ड है, तो उसकी जो पॉपुलेशन है काफी लो स्तर पे हमको देखने को मिल रही है, लगभग 150 के आसपास होगी। ठीक है, इसलिए वो क्या है, आईयूसीएन की क्रिटिकल इंडेंजर की लिस्ट में शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको कंजर्व करने के लिए जो आपने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे और हमने टाइगर को कंजर्व करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग हमारे देश में टाइगर अब 3000 के आसपास हो गए हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट इसी की लाइन पे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए लेके आए। ठीक है, तो ये न्यूज थी। अब अब ध्यान करते हैं हम, सॉरी, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, अदर टाइगर जैसे प्रोग्राम हमारे देश में चल रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहे हैं, 2008 में आया। प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड चल रहा है। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चल रहा है और इसके अलावा अन्य प्रोग्राम भी चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहीं से बनते हैं और इससे संबंधित जितने भी सब टॉपिक होंगे, बैकवर्ड लिंकिंग, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जितनी भी लिंकिंग होंगी उनको हम पढ़ेंगे ताकि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो छूटे ना। ये क्या है, एरिड और सेमी एरिड ग्रास लैंड में हमको देखने को मिलता है इसका हैबिटाट। इसका टाल ग्रासेस, ठीक है, इंटरस्प्रेट विथ कल्टीवेशन में हमको चीजें देखने को मिलती हैं। इरिगेटेड एरिया को ये अवॉइड करता है। राजस्थान में हमको इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या है, एक इंडेमिक है। इसको इंपोर्टेंट जो साइट हमको देखने को मिलती है, डेजर्ट नेशनल पार्क हमको राजस्थान में देखने को मिलेगा, नालिया गुजरात में, बरोरा महाराष्ट्र में और बेल्लारी आपको कर्नाटक में। तो इन जगहों पे ये मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है। आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोग्राम चलाया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो उसके तहत एक प्रोग्राम चल रहा है, स्पीसीज ऑफ रिकवरी प्रोग्राम। इसमें लगभग 20-22 के आसपास स्पीसीज शामिल हैं और उन स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो क्रिटिकल इंडेंजर है, हम उनको वापस रिकवर कर सकें। तो उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, और इसके अलावा क्या है, साइंटिफिक नेम हमको याद नहीं रखना है। अरियोटिस निग्रीसेप इसका साइंटिफिक नेम है, तो हमको याद नहीं रखना है, यूपीएससी कभी नहीं पूछता। 200 के आसपास इसकी वर्ल्ड वाइड क्या है, पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। हाइट हमको 1 मीटर के आसपास देखने को मिलती है और जिसके विंग स्पैन होते हैं 210 से 250 सेंटीमीटर के आसपास हमको देखने को मिलते हैं। वेट हमारा 15 से 18 केजी के आसपास इनका देखने को मिलता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। सीएमएस कंजर्वेशन, इसको बॉन कंजर्वेशन भी बोलते हैं, उसके शेड्यूल 1 में है। साइट के अपेंडिक्स 1 में है। जो अभी साइट का सम्मेलन कहाँ हो रहा है हमें कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा कॉप हो रहा है। आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर है और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में हमको 2002 से 2016 के मध्य हमको इसको शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इनका मेन एरिया क्या है। जैसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखेंगे तो आपको ये पर्पल कलर दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का छोटा सा एरिया, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया आप देख पाएंगे। तो इन जगह पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो आप मैप याद रखिएगा, मैप से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी अलावा जो आपको येलो एरिया देखने को मिलेगा वो आपको लेसर फ्लोरिकन से संबंधित है। ये वाला येलो एरिया लेसर फ्लोरिकन, ये वाला, तो ये आपको यहाँ पे लेसर
फ्लोरिकन आपको देखने को मिलेगा। बंगाल फ्लोरिकन आपको इधर देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, इधर आपको थोड़ा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के एरिया में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पहले इसकी पॉपुलेशन 1260 थी, फिर उसके बाद 745 आई, फिर 600 आई, और अभी वर्तमान में इसकी पॉपुलेशन हमको 150 के आसपास हमको देखने को मिलती है, और 50 साल में इसकी 90% से अधिक पॉपुलेशन में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार को इसको कंजर्व करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे कंजर्व बस्टर्ड चलाया है, और एक राजस्थान सरकार ने इसके लिए कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट गोंडा। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट गोंडा ही है ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेक्ट गोंडा चलाया गया है। एक्चुअली इनके लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं उनसे अक्सर क्या होते हैं, उड़ते टाइम टकरा जाते हैं, तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो सरकार ने कहा है कि आप जितनी भी लाइनें हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड करिएगा ताकि इनकी मृत्यु को हम रोक सकें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। चलो, अब इसके कुछ सब टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हम लेके आए, ठीक है, और अभी आसपास हमारे देश में 52 के आसपास टाइगर रिजर्व है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मेनली जो एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको 2005 में लेके आए, और इसके लिए हमने संशोधन किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तब हमने इस बॉडी को स्टेब्लिश किया। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेचरी बॉडी है, ठीक है, और टाइगर से संबंधित जितने भी मेजर हैं उनको लेने का प्रयास करती है। टाइगर के लिए हम एम स्ट्रिप लेके आए, इससे संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि एम स्ट्रिप किससे संबंधित है, तो आपने बता दिया होगा कि टाइगर से संबंधित है, ठीक है, और उसको ट्रैकिंग करने का प्रयास किया जाता है, इसको रेगुलेट करने का प्रयास एनटीसीए के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इनको लोकेट किया जाता है, इनकी काउंटिंग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हम इनके द्वारा देखते हैं। एक प्रोग्राम और है जिसको हमने अभी देखा, ये वाला प्रोग्राम स्पीसीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको शामिल किया जाता है, उनको रिकवर करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो सपोर्टेड तो प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो और कम्युनिटी रिजर्व हो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेंगे स्नो लियोपर्ड देखने को मिलेगा, बस्टर्ड देखने को मिलेगा, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी तार, मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग, एडिबल नेस्ट शिफ्टेड, एशिया वाइल्ड बफेलो, निकोबार मेगापोड, बल्चर, मालाबार सिवेट, इंडियन राइनो, एशियाटिक लॉन, स्वाम्प डियर, जॉर्डन कर्सर और ब्राउन एटलेंट डियर, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी स्पीसीज हैं, तो इस प्रोग्राम में जितनी भी स्पीसीज शामिल हैं आप उनको एक पेज बनाइएगा, उस पर लिखिएगा कि कौन सी स्पीसीज कहाँ उसका हैबिटेट हमको देखने को मिलता है और उसका IUCN की लिस्ट में उसका कौन सा स्थान है, और इस कोई स्पीसीज की कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप लिखिएगा, क्योंकि इस रिकवरी प्रोग्राम में जितनी भी स्पीसीज हैं उनके आपकी फीचर आपको पता होना चाहिए, प्रश्न यूपीएससी यहीं से पूछता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी फंडिंग सेंटर के द्वारा दी जाती है 100%, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हम भारत देश में क्या हुआ है, जो रेमिटेंस आता है वो हम $100 बिलियन के आसपास हमको अब मिलने लगा है, 12% का हमको राइज देखने को मिला है, जो हमारी जीडीपी के 3% के आसपास है। सबसे अधिक ऐसा कहा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, माइग्रेशन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट पेश करते हैं, वो बताते हैं कि कौन देश कितना रेमिटेंस ले रहा है। तो टॉप 5 कंट्री में हमको देखने को मिलेगा इंडिया, फिर उसके बाद मैक्सिको, फिर चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कमी भी देखने को मिल रही है, जो अभी हमें हाई इनकम कंट्रीज हमको इन्फ्लेशन में देखने को मिल रही है, ऑयल प्राइसेस में हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, यूक्रेन और बार रसिया का बार हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के संदर्भ में की फाइंडिंग ये है कि 12% को हमसे ये हमने पढ़ ही लिया, 12% की इसमें रीच देखने को मिला है, $100 बिलियन के आसपास हम हो गए हैं।
हमने क्या किया है, अभी जो रिमिटेंस आता था यूएसए सबसे ज्यादा आता था, अब यूएसए ने सरपास किया है, अब यूएसए से ज्यादा आता है, ठीक है। और जो शेयर ऑफ रेमिटेंस है वो यूएसए, यूके, सिंगापुर से इंक्रीज हुआ है, जबकि जो पहले 5 गल्फ कंट्री थी उनसे अपेक्षा हमको कमी देखने को मिली है। तो गल्फ कंट्री कौन कौन सी होती हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफी रहती है, काफी हमको ह्यूमन राइट से संबंधित इशू भी देखने को मिलते हैं, तो इससे संबंधित यहाँ पे रेमिटेंस से हमको कमी देखने को मिली है, जबकि यूएसए, यूके, सिंगापुर से हमारा शेयर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि हम जो रेमिटेंस आता है वो कहाँ जाता है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसमें हमें दो चीज देखने को मिलती हैं, एक करंट अकाउंट देखने को मिलता है, कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है। करंट अकाउंट में आपको विजुअल चीजें देखने को मिलती है, मतलब जिसको आप देख सकें, और एक आपको इनविजुअल आप चीजें आपको देखने को मिलती हैं। विजुअल में जैसे आप क्रूड ऑयल आएंगे तो इस करंट अकाउंट के विजुअल में आएगा, कार्स लेंगे तो आपको विजुअल में आएगा, मोबाइल्स, कंप्यूटर, गोल्ड, यहाँ से इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट आता है तो वो हमारा विजुअल करंट अकाउंट में हमको देखने को मिलेगा। और इसी के कारण हम ट्रेड डेफिसिट में बोले जाते हैं, ये वाला एरिया हम कभी बहुत सारे देशों से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, आपको इधर सर्विस देखने को मिलेंगी। सर्विस में आपको इनविजिबल में आपको ये सर्विस देखने को मिलेगी, सर्विस, फिर आपको इनकम देखने को मिलेगी, फिर आपको ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे। सर्विस में आपको चीज देखने को मिलेंगी, फिर आपको इनकम में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, डिविडेंड देखने को मिलेगा, और इनविजिबल में आपको ट्रांसफर में रेमिटेंस देखने को मिलेगा, डोनेशन देखने को मिलेगा, और गिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से आपके द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक अकाउंट आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के बाद आपको ये सारी चीजें, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको एफडीआई, एफआईआई, लोन में आपको गवर्नमेंट ईसीबी, और बैंक अकाउंट में आपको एनआरआई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आप देख पाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको याद रखेंगे। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया था, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में रुक गए थे, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमने करेंट ऑफ अकाउंट पढ़ लिया था, कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया था। तो रेमिटेंस हमारा इनविजिबल में ट्रांसफर में देखने को मिलता है, रेमिटेंस और डोनेशन और गिफ्ट्स जितनी भी सारी हैं इनविजिबल में ट्रांसफर में देखने को मिलता है। सर्विस में हम पॉजिटिव रहते हैं, ट्रांसफर में हम पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट में हमको नेगेटिव देखने को मिलता है। जो भी ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिलता है विजुअल चीजेस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। इन दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मिलाकर हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, गल्फ कॉपरेशन कंट्री हमने पढ़ा, तो गल्फ कॉपरेशन कंट्री में आपको कतर देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, बहरीन देखने को मिलेगा, कुवैत देखने को मिलेगा, ओमान देखने को मिलेगा, और आपको यूएई आपको इधर देखने को मिलेगा। यमन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई, तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली क्या है, इसमें 5 ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं। एक IBRD है, एक ID है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मीगा है, और ICSID है, ठीक है। इन दोनों को एक्चुअली मिलाकर क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और इसके अलावा ये पांचों संस्थाएं हैं, 5 में से 4 का क्या है, भारत सदस्य है। इसके अलावा जो चौथी, जो 5वीं संस्था है मीगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल सेटलमेंट वाली ICSID, इसका भारत क्या सदस्य नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन 4 का क्या है, सदस्य। ICSID का भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, कीर्ति पारेख पैनल चर्चा में है। इन्होंने कहा है कि अब गैस प्राइसिंग को क्या करो, फ्री करो, अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अनुसार लोगों को, कंज्यूमर को फेयर प्राइस मिलनी चाहिए।
ठीक है, ग्लोबल एनर्जी के अनुसार हमारा शेयर 15% होना चाहिए 2030 तक। अभी क्या है एक्चुअली, जो गैस की प्राइसिंग है, जो मैकेनिज्म हमको देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म है, और कुछ नॉन एपीएम भी हमको देखने को मिलती है। इस मैकेनिज्म में हमको देखने को मिलता है जो मेजर इंटरनेशनल मार्केट है, सच हेनरी हब है, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट है, अल्बर्टा है, रसिया है, तो इनके अनुसार हम अपनी जो गैस प्राइसिंग है उसको हम निर्धारित करते हैं। और आफ्टर एवरी 6 मंथ के बाद इसको नोटिफाई किया जाता है। इसके अलावा इनकी की रिकमेंडेशन क्या है कि आप 1 जनवरी 2027 से इस कैप को हटाएं, रिमूव करें, और जो लेगेसी है फील्ड में उसको खत्म करें, कंप्लीटली फ्री करें, मार्केट को डिटरमाइन के आधार पर प्राइसिंग को स्टेब्लिश करें। जिससे वर्तमान में पेट्रोल की प्राइस होती है मार्केट के अनुसार, वैसे ही इस पे इन्होंने बात की है। ठीक है, तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि कीर्ति पारिख पैनल किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे कि गैस प्राइसिंग को फ्री करने से संबंधित है। इनने अपनी रिपोर्ट को सबमिट भी किया है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कीर्ति पारिख जी हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। कहा है कि आप 2027 से गैस की प्राइसिंग को क्या करो, फ्री करो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार उसको ऑटोमेटिकली इस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, हमारे यहाँ गैस के जो नेचुरल गैसेस है उसके रिजर्व हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, 70% जो हमको गुजरात, बॉम्बे हाई बेसिन्स में हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को प्रेसिडेंटी अभी चल रही है, उसको 2 महीने बचे हैं, मतलब कि 1 महीने बचा है, और हमको 21-22 के लिए प्रेसिडेंटी मिली थी। ठीक है, और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 6 प्रिंसिपल में से 6 प्रिंसिपल जो यूएन के ऑर्गन है उनमें से एक है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जितने भी यूएन चार्टर है, अंडर चार्टर ऑल मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विथ काउंसिल डिसीजन, मतलब इसके काउंसिल के जो डिसीजन होंगे उसके लिए जितने भी मेंबर हैं वो इसको कंप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इसमें 15 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं, 15 में से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 हमको परमानेंट देखने को मिलेंगे। उनमें से चाइना है, फ्रांस है, यूके है, रसिया है और यूएसए है। इसमें रिफॉर्म होने की आवश्यकता है। 1949 में बनी थी, लेकिन वो 2022 चल रहा है। 1949 से अभी तक हम लगभग 72 के आसपास हो गए हैं, 73 ईयर के आसपास हो गए हैं, तो इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तब जनसंख्या अन्य देशों के पास अलग थी, तब स्थितियां कुछ देशों की अलग थी, अब स्थितियां कुछ और हैं। अब सभी देश अपने आप में सक्षम हैं, तो इनको अभी उनका हक मिलना चाहिए। भारत को भी इसमें सदस्यता का प्रस्ताव जाना चाहिए, ऐसा भारत चाहता है। ठीक है, और ऐसा भारत के लोग भी चाहते हैं। 30x30 टारगेट चर्चा में है। तो 30x30 टारगेट का मतलब है कि आप 30% कंजर्व करेंगे, किसको, वर्ल्ड का जितना भी टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर है, कोस्टल है, मरीन इकोसिस्टम है, 2030 तक, ऐसा COP15 में कहा गया। ठीक है, इससे 100 से अधिक कंट्री ने इसको क्या किया, इसको 100 से अधिक कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया और इसमें भारत भी इसमें शामिल है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाई एम्बिशन एक कॉल्यूशन है जो नेचर और पीपल के लिए बात करता है। 2021 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किस पे, 30x30 टारगेट पे। तो आपसे पूछा केवल इतना जाएगा कि 30x30 टारगेट किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे मरीन इकोसिस्टम से संबंधित है, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है, एक कुनमिंग डिक्लेरेशन चर्चा में रहा था, जो चाइना में मीटिंग हुई थी, कॉप किसकी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, उसी का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था। उसमें 100 से अधिक कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया और कुनमिंग डिक्लेरेशन में कहा गया कि आप जितना भी इकोलॉजी है उसको कंजर्व करने का प्रयास करेंगे। एक कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी स्टेब्लिश किया गया और इसमें 30x30 टारगेट को भी अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा COP15 कहाँ हुई, तो आप बता देंगे चाइना के कुनमिंग में हुई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कुनमिंग डिक्लेरेशन। और कुनमिंग डिक्लेरेशन में भी 30x30 टारगेट को हम लेके आए।
अब बायोडायवर्सिटी से संबंधित कुछ दो प्रोटोकॉल होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बायोडायवर्सिटी में एक प्रोटोकॉल आता है आपको कार्टेजेना। तो कार्टेजेना का मतलब रहता है कि बायोसेफ्टी उनको सुनिश्चित करना, बायोसेफ्टी मेजर लेना, जितनी भी हमको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी सुरक्षा से संबंधित बात करना। ठीक है, तो जैव सुरक्षा की ये बात करता है कौन? कार्टेजेना। एक होता है आपका निगोया प्रोटोकॉल। तो निगोया प्रोटोकॉल क्या होता है? जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उनको एक्सेस करने के सभी को समान अधिकार होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संगाई फेस्टिवल चर्चा में है, पीएम ने एड्रेस किया है। तो संगाई फेस्टिवल क्यों चर्चा में है? मणिपुर में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संगाई क्या है? एक डियर है, इसको जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं संगाई है, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एंटलर डियर भी बोलते हैं। ये मणिपुर के केवलो लामझाओ नेशनल पार्क के लोकटक लेक में हमको देखने को मिलता है। छोटी छोटी यहाँ पे फुमडीज हैं पानी के बीच में, तो इनसे क्या होता है, एक स्टेप आउट करता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डांसिंग डियर। IUCN के लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड है और इसको हर साल संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर का स्टेट एनिमल है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लोकटक लेक है, यहाँ पे आपको संगाई फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे संगाई आपको एक डांसिंग डियर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संगाई क्या है? इसकी वाटर क्वालिटी, जो लोकटक लेक है उसकी वाटर क्वालिटी काफी डिग्रेड हो रही है, तो इसलिए चर्चा में था। और क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन नेटिव प्लांट हमको देखने को मिल रहे हैं जिसको इनवेसिव स्पीसीज बोलते हैं। इसका नाम है पैराग्रास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसने क्या किया है, फुमडीज के साइज को क्या किया है, कम करने का प्रयास किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। फुमडीज मैंने आपको बताया मणिपुर का स्टेट एनिमल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और IUCN के इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया चर्चा में है। ये क्या करता है, मैन और एनिमल के जितने भी कन्फ्लिक्ट है उनको मिटिगेट करने का प्रयास करता है। और इन्होंने जो मुन्नार, जो केरल का एरिया है फॉरेस्ट डिवीजन में, वहां पे बहुत अच्छा काम किया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इसके लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन नेचर को कंजर्व करने का प्रयास करता है। 1998 में इसका फॉर्म किया गया और ये एक चैरिटी के तरह क्या है, रजिस्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 12A के तहत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, राउबोस टी चर्चा में है। ये हमको साउथ अफ्रीका के एंडेमिक में देखने को मिलती है। और एक साउथ अफ्रीका का माउंटेन है जिसे कैडरबर्ग बोलते हैं माउंटेन्स, वहां पे हमको देखने को मिलती है। नेचुरली शूटिंग ड्रिंक है, स्वीट टेस्ट में क्या है, स्वीट है, कैफीन फ्री है, एडिटिव फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। ठीक है, और वेरी लो इसमें टेनिन हमको देखने को मिलता है। सन ऑफ कोई कम्युनिटी है, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले ज्ञात किया था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण मतलब कि मेडिसिन वैल्यू इसमें है, तो इसलिए चर्चा में है। दूसरा, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड चर्चा में रहते हैं। इसमें 6 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अवार्ड, अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसमें शामिल रहता है। इसको हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट के द्वारा मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी कब है, कब मनाई जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।